इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्यू आर्नल्ड की एक बहुत ही फेमस एलेजी मेमोरियल वर्सेस का लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने वाले हैं। ये एक शोक गीत है जिसे अप्रैल 1850 में महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर लिखा गया था। तो इस कविता को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम आर्नल्ड की श्रद्धांजलि को देखेंगे, फिर बायरन और गोथे से वर्ड्सवर्थ की तुलना को समझेंगे, उसके बाद वर्ड्सवर्थ की अनोखी शक्ति पर बात करेंगे और अंत में आर्नल्ड के कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। यह स्ट्रक्चर हमें पोएम की गहराई तक ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये कविता महान रोमांटिक कवि विलियम वर्ड्सवर्थ को एक ट्रिब्यूट देने के लिए लिखी गई थी, जिनकी अप्रैल 1850 में मृत्यु हो गई थी। आर्नल्ड इस कविता के जरिए उनके जाने पर अपना गहरा दुख जाहिर करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। एलेजी आखिर होती क्या है? एन एलेजी इज अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, टिपिकली अ लैमेंट फॉर द डेड। यानी एलेजी एक ऐसी कविता होती है जिसमें किसी की मृत्यु पर बहुत ही गंभीरता से शोक व्यक्त किया जाता है। तो ये कविता वर्ड्सवर्थ के लिए एक मार्मिक शोक गीत है, जो शुरू से ही एक उदास और चिंतनशील माहौल बना देती है। आर्नल्ड कविता की शुरुआत ही दो और महान लिटरेरी जायंट्स गोथे और बायरन की मृत्यु का जिक्र करके करते हैं। वो कहते हैं कि गोथे वाइमार में सो रहे हैं और बायरन का संघर्ष भी बहुत पहले ग्रीस में खत्म हो गया, लेकिन एक और ऐसी ही बड़ी मृत्यु होनी बाकी थी और आज वर्ड्सवर्थ की कब्र पर खड़े होकर वो आखिरी काव्यात्मक आवाज भी खामोश हो गई है। सोच के देखिए, आर्नल्ड यहाँ वर्ड्सवर्थ की मृत्यु को किसी एक इंसान की मृत्यु नहीं बल्कि एक पूरे युग के अंत की तरह दिखा रहे हैं। अब वर्ड्सवर्थ आखिर इतने खास क्यों थे, इसको समझाने के लिए आर्नल्ड उनकी तुलना दूसरे महान कवियों से करते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं लॉर्ड बायरन। इन लाइनों में आर्नल्ड कहते हैं कि बायरन ने हमें बौद्धिक रूप से, इंटेलेक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं सिखाया, लेकिन हमारी आत्मा ने उन्हें बादलों की गरज की तरह महसूस किया। हमने कांपते हुए दिल से उनके जुनून और समाज के बनाए नियमों के बीच की जबरदस्त लड़ाई को देखा। यहां आर्नल्ड बायरन को एक फोर्स ऑफ नेचर, एक तूफान की तरह दिखा रहे हैं, जो आपको ज्ञान नहीं देता बल्कि अपनी जबरदस्त ताकत और बगावत से आपको अंदर तक हिला देता है। तो एक तरफ थी बायरन की रॉ तूफानी पैशन, अब दूसरी तरफ आर्नल्ड रखते हैं एक बिल्कुल अलग शख्सियत को, जर्मनी के महान थिंकर योहान वुल्फगैंग फॉन गोथे। क्या कमाल का फ्रेज है, फिजिशियन ऑफ द आयरन एज। आर्नल्ड गोथे को उस आयरन एज यानी उस नए इंडस्ट्रियल बेरंग दौर का फिजिशियन या डॉक्टर कहते हैं। जैसे एक स्किल्ड डॉक्टर आकर नब्ज पकड़ता है और आपसे कहता है, देखो दिक्कत यहाँ है और यहाँ है, बिल्कुल वैसे ही गोथे ने उस वक्त की सोसाइटी की बीमारियों को, उसके हर घाव को, हर कमजोरी को एकदम साफ साफ डायग्नोस किया। तो गोथे प्रतीक है ज्ञान के, रीजन के, इंटेलेक्ट के। ये स्लाइड दोस्तों पूरे आर्ग्यूमेंट का कोर है। एक तरफ बायरन का पैशन, दूसरी तरफ गोथे का इंटेलेक्ट। आर्नल्ड ने ये स्टेज सेट ही इसीलिए किया है ताकि वो हमें वर्ड्सवर्थ की असली ताकत दिखा सकें, जो इन दोनों से बिल्कुल अलग थी और आर्नल्ड के हिसाब से ज्यादा जरूरी भी थी, और वो थी हीलिंग पावर, जख्मों पर मरहम लगाने की ताकत। तो अब हम आते हैं इस कहानी के हीरो पर, जिनके लिए ये पूरा शोक गीत लिखा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ। और आप नोटिस करेंगे कि यहां से आर्नल्ड का टोन और भी ज्यादा रिस्पेक्टफुल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। आर्नल्ड कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने हमें उस समय पाया जब इस युग ने, इस आयरन एज ने हमारी आत्माओं को एक शून्य कर देने वाले नमिंग सर्कल में बांध दिया था। फिर उन्होंने अपनी कविता से हमें आवाज दी और हमारे दिलों को आंसुओं में बहाकर आजाद कर दिया। ये लाइंस दिखाती हैं कि वर्ड्सवर्थ की कविता उस मॉडर्न लाइफ के लिए एक इमोशनल रिलीज थी, जो लोगों को अंदर से शून्य कर रही थी। और ये खूबसूरत पंक्तियां देखिए, वर्ड्सवर्थ ने हमें धरती की ठंडी फूलों वाली गोद में वैसे ही लिटा दिया जैसे हम जन्म के समय लेटे थे। हमारे चेहरों पर मुस्कान आ गई और हमें सुकून मिला। वर्ड्सवर्थ की कविता का यही तो जादू था, वो हम भटके हुए लोगों को वापस नेचर की गोद में ले जाती थी, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में आकर सारी परेशानियां भूल जाता है। वो आगे कहते हैं, हमारा यौवन लौट आया। वर्ड्सवर्थ की कविता ने उन आत्माओं पर जो लंबे समय से मुरझा चुकी थीं, दुनिया की शुरुआती ताजगी की बारिश कर दी। इट वॉज लाइक अ स्पिरिचुअल रीबर्थ, एक नया जीवन मिल गया। चलिए अब देखते हैं कि आर्नल्ड इस आर्ग्यूमेंट को अपने अंतिम फैसले तक कैसे ले जाते हैं। तो अब आते हैं पोएम के फाइनल पार्ट पर। यहां आर्नल्ड अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ लाते हैं और अपना फाइनल वर्डिक्ट, अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं। और यहां आर्नल्ड एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, टाइम, वक्त शायद हमें एक और गोथे जैसा जीनियस दे दे,
हो सकता है एक और बायरन जैसा पैशनेट लीडर भी आ जाए। लेकिन यूरोप को वर्ड्सवर्थ की हीलिंग पावर यानी मरहम लगाने की वो शक्ति फिर कहाँ से मिलेगी? एसेंशियली ही इज सेइंग वर्ड्सवर्थ इज इररिप्लेसेबल, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। और फिर वो पूछते हैं इस कविता का सबसे जरूरी सवाल। दूसरे लोग हमें हिम्मत करना और डर के खिलाफ सीना तानना सिखाएंगे, दूसरे हमें सहन करने के लिए मजबूत करेंगे, लेकिन कौन हमें महसूस करना कौन सिखाएगा? यही पूरी कविता की आत्मा है। आर्नल्ड के अनुसार महसूस करने की क्षमता, टू फील, जो वर्ड्सवर्थ ने हमें दी, वो सबसे जरूरी मानवीय अनुभव है। और अब वो आवाज खामोश हो चुकी है। इन आखिरी मार्मिक पंक्तियों में आर्नोल्ड इंसानों से नहीं बल्कि वर्ड्सवर्थ की कब्र के पास बहने वाली नदी रोथा से बात करते हैं। वो नदी से कहते हैं कि अपनी जीवित लहरों से उसकी कब्र पर घास को ताज़ा रखना, उसके लिए अपना सबसे अच्छा गीत गाना। क्यों? क्योंकि अब जब वो चला गया है तो तुम्हारी आवाज़ को, यानी नेचर की आवाज़ को सही ढंग से सुनने वाले कुछ ही लोग बचे हैं, या शायद कोई भी नहीं। कितना पावरफुल और सैड थॉट है ना? तो चलिए जल्दी से सारी बातों को समराइज कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या हैं? पहला, आर्नल्ड कवियों को इस आधार पर रैंक करते हैं कि वो ह्यूमन सोल के लिए कितने यूजफुल हैं। दूसरा, बायरन का पैशन और गथे का इंटेलेक्ट महान है लेकिन रिप्लेसेबल है। तीसरा, वर्ड्सवर्थ की हीलिंग पावर जो हमें प्रकृति और हमारी भावनाओं से जोड़ती है, वो यूनिक और इररिप्लेसेबल है। और आखिर में, मॉडर्न दुनिया को इस इमोशनल हीलिंग की सख्त जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मैथ्यू आर्नल्ड की इस खूबसूरत कविता का ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और लिटरेरी एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।